दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। और आपको इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छी तरह से इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि 2023 में जब क्लास 12 का एग्जाम होगा बोर्ड का, तो एमसीक्यू या फिर 1 मार्क क्वेश्चन या 1 लाइनर क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। इसलिए एमसीक्यूज अगर आपने अच्छी तरह से याद किए हुए हैं तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। इसलिए इन सारे एमसीक्यूज को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन लगातार। चलिए शुरू करते हैं राजा, किसान और नगर का पहला सवाल। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि जेम्स प्रिंसेप कौन था। और जेम्स प्रिंसेप कौन था, तो इसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन है वो चिकित्सक था, दूसरा ऑप्शन है कि वो मानचित्रकार था, या फिर वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, या इनमें से आपके हिसाब से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए मित्रों, जेम्स प्रिंसेप के बारे में सही बात तो ये है कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। और आपके ऑप्शंस ये हैं: ब्रह्मी और ग्रीक, ब्रह्मी और खरोष्ठी, खरोष्ठी और पाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ये है कि जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपि का सही सही अर्थ निकाला था, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? और आपके पास ऑप्शंस ये 4 हैं। देखिए, अभिलेख के अध्ययन को, खुदाई में मिले अवशेषों के अध्ययन को, पुरातात्विक स्रोतों को, या फिर आपके विचार से इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो दोस्तों, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, ताम्रपत्र कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? तो दोस्तों, कोई भी चीज जो पत्थर पे, धातु पे या मिट्टी के बर्तन पे खुदी हो, क्योंकि ये सारी सतहें काफी कठोर होती हैं, तो इन सबको अभिलेख कहा जाता है। ये सी इसका सही ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? तो आपके पास ऑप्शंस ये हैं। देखिए कि क्या इसलिए कि जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो इस समय आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ था, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा था, सिक्कों का विकास होने लगा था, या फिर आपके विचार से इनमें से सभी उत्तर सही हैं? तो सही बात तो यह है बच्चों कि उपरोक्त सभी कारण बिल्कुल सही हैं। इसलिए आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। अब आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? और आपके पास ऑप्शंस हैं: पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, या फिर फारसी में। याद रखना है आपको कि प्राचीनतम अभिलेखों की बात हो रही है, पुस्तकों की बात नहीं हो रही है। तो प्राचीनतम अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे क्योंकि ये उस समय की लोक भाषा थी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनमें से
कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था? शासक तो ये सारे ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी शासक थे, बिंदुसार भी शासक थे, अशोक भी शासक थे। या आपके विचार से इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं हो सकता है। तो सही बात तो यह है कि अगर हम इन तीनों राजाओं की बात करें तो सम्राट अशोक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन तीनों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ये इसका सही उत्तर हुआ। अब आइए क्वेश्चन संख्या 8 देख लेते हैं। मगध के सबसे अधिक शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? क्योंकि वहां अच्छी उपज होती थी, क्योंकि वहां लोहे की खदान थी, क्योंकि वहां हाथी की उपलब्धता थी, या फिर आपके विचार से ये सभी सही हैं? तो सही बात तो ये है कि उपरोक्त सभी कारण बिल्कुल सही हैं। इस कारण मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और प्रथम स्थान पर हुआ करता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कब से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की? आपको समय बताना है और ये देखिए आपके पास ये सारा ऑप्शन है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो दोस्तों सही बात तो ये है कि संस्कृत में ब्राह्मणों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। अगला सवाल देखते हैं। 6ठी से 4थी शताब्दी बीसीई में कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया? यदि आपने उत्तर प्रश्न संख्या 8 की अच्छी तरह से समझ ली है तो फिर वहीं से आप प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर समझ जाएंगे कि 6ठी से 4थी शताब्दी बीसीई में सबसे जो महाजनपद महत्वपूर्ण था और शक्तिशाली था वो मगध था। तो ये इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की, जो कहता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना अशोक ने की, मेगास्थनीज ने की, कौटिल्य ने की, या फिर पाणिनि ने? तो सही उत्तर है कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। तो ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा क्योंकि प्रश्न जितना अच्छी तरह समझ लेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगा उत्तर लिखने में। प्रश्न है कि कौन से दो क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे? तो दो लंबी दूरी, मगध और तक्षशिला, या फिर सुवर्णगिरी और उज्जैनी, तक्षशिला और उज्जैनी, या फिर उपरोक्त सभी? तो सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इसका उत्तर है तक्षशिला से उज्जैनी। ये तक्षशिला से उज्जैनी तक का जो व्यापारिक मार्ग था ये काफी लंबा था और महत्वपूर्ण भी था, जो कि मौर्य साम्राज्य के 5 जो महत्वपूर्ण शहर थे उनमें से ये दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने, या फिर बिंबिसार ने? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही ऑप्शन है वो बी है। जब आप उत्तर लिखें तो हमेशा अच्छा होता है कि एबीसी तो जरूर लिख दें, साथ में उत्तर भी आप लिख दें। तो अगर एबीसी में कभी गलती हो भी गई लेकिन आपने सही उत्तर लिखा है तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। आरंभ में मगध की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र में, राजगाह में, आरा में, या फिर इनमें से कहीं नहीं? तो सच्चाई यह है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनने से पहले राजगाह में थी, जो कि आजकल राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है और ये बिहार में स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। ये एक फिल इन द गैप है। देखिए, डैश पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों
और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो वह कौन सा सम्राट था, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक ने सबसे पहले अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों पर और स्तंभों पर अभिलेख लिखवाए थे। तो प्रश्न संख्या 15 का सही ऑप्शन हो गया सी, सम्राट अशोक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था? पश्चिमोत्तर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है भारत का पश्चिम और उत्तर का इलाका। तो भारत के पश्चिम और उत्तर के इलाके, जिसको हमको पश्चिमोत्तर कहते हैं, यहां जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें किन भाषाओं का प्रयोग हुआ था? और ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, अरमाइक और यूनानी, प्राकृत, संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में अरमाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था। ये इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने? और सही उत्तर है कि कलिंग की लड़ाई कलिंग के राजा और सम्राट अशोक के बीच हुई थी और इसमें सम्राट अशोक की जीत हुई थी। तो कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो ये पूछता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं अशोक, मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर पाणिनि। और सही उत्तर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और अब क्वेश्चन नंबर 19। कलिंग का संबंध किस राज्य से है? यानी कि आजकल जो भारत देश के अलग अलग राज्य हैं उनमें कलिंग किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से या फिर ओडिशा से? और इसका सही उत्तर है ओडिशा। कलिंग ओडिशा राज्य से संबंधित है। कलिंग ओडिशा में हुआ करता था। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? ओलिगार्की का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। क्या एक व्यक्ति के शासन को ओलिगार्की कहते हैं, समूह के शासन को ओलिगार्की कहते हैं, निरंकुश शासन को ओलिगार्की कहते हैं या फिर राजा के शासन को ओलिगार्की कहते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि जब एक समूह शासन करता है तो इसे ओलिगार्की कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज राजा, किसान और नगर, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखे। अब आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने फोन में, लैपटॉप में या फिर टैब में संभाल कर रख लीजिए, ताकि आप इसको कभी भी रिविजिट कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि 12वीं क्लास के बोर्ड में आपको बहुत अच्छे अंक आए। ऑल द बेस्ट।